नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिराने में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की ये जो अपनी वन लाइनर पुस्तक है, इसके माध्यम से हम ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जबकि जो अपनी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आई थी, उसके माध्यम से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पार्ट है उनका सॉल्यूशन करवाया था। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके लास्ट टाइम की बेहतरीन तैयारी के उद्देश्य ही बनाए जा रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर इनको देखकर जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी एसएसटी बिल्कुल छोटी लगेगी आपको। बिल्कुल आपको जो मैटर आप चाह रहे हो वो मैटर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, और इस वीडियो के अंदर हम वायुमंडल के संगठन के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के संगठन के बारे में हम बात करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसको कहते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी, दोस्तों जो बात समझाने की होंगी वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बाकी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। हमें सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है। सूर्य के हानिकारक जो इफेक्ट होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल के अभाव में हम सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। और वायुमंडल के अभाव में हम रात के समय ठंडे होकर जम सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सौर विकिरण आती हैं, उनसे हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वो आती है सीधी हमारी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी उनसे तप्त होती है, तप्त होकर पृथ्वी वापस विकिरण उत्सर्जित करते हैं, पार्थिव विकिरण, उनसे हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अगर वायुमंडल नहीं हो तो सारे पार्थिव विकिरण है वो शून्य के अंदर विषित हो जाएंगे, और रात के समय हमारे पृथ्वी का तापमान इतना कम हो जाएगा कि हम यहाँ पर जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए वायुमंडल है ये आवश्यक ताप बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली दो गैसें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78%, 21% इनका फिक्स इनका परसेंटेज आता है। तो 78 पॉइंट कुछ और 20.95 के आसपास इनका है। आगे आएगा वो चीज़ हम देख लेंगे। तो कई बार एग्जाम ये प्रश्न भी आ जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के वायुमंडल के कुल मतलब प्रतिशत कितने प्रतिशत भाग को गिरे हुए, तो उसमें 99% से कुछ ऊपर आएगा पॉइंट के अंदर। 98.08 और 20.95 दोनों मिला के, और 99 पॉइंट और ऊपर कुछ समथिंग आएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी हैं। पहली नाइट्रोजन 78.8, दूसरी ऑक्सीजन 20.95, ऑर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ठीक है, तो इन दोनों की मात्रा को इन दोनों को मिक्स करके पूछते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का प्रतिशत है वो कितना है। 99%, 99 से कुछ कम है कुछ ज़्यादा, तो ऑप्शन आएगा 99% से कुछ ज़्यादा। अगला प्रश्न हमारा, क्या हम सांस लेते समय नाइट्रोजन फेफड़ों में ले जाते हैं। दोस्तों हाँ, कुछ मात्रा में जाती है। देखो, वायु के अंदर मिली हुई है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो भाई ऐसा तो नहीं कि ऐसे फिल्टर लग रहा है कि हम ऑक्सीजन ही अंदर लेके जाएंगे। कुछ मात्रा के अंदर नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, लेकिन फिर हम सांस के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। भाई नाइट्रोजन जो है ये पौधों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पौधों के जीवन के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये नाइट्रोजन ग्रहण कैसे करते हैं, ये करते हैं मिट्टी के माध्यम से। इनके जड़ों के अंदर रहने वाले कुछ जीवाणु होते हैं जो वायु से नाइट्रोजन लेकर उन्हें इनका रूप बदल देते हैं और पौधे इनका प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नाइट्रोजन वायुमंडल से सीधे प्राप्त नहीं करते, बल्कि जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य और पशु सांस लेने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य हो, पशु हो या फिर पेड़ पौधे हो, श्वसन क्रिया में सभी ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि जो हरे पादप हैं वो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अपना माइंड में स्पष्ट कर लो कि श्वसन क्रिया में तो जीव जंतु, मानव और पेड़ पौधे सभी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे दिन के समय सूर्य के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं। उस विधि के अंदर यानी भोजन बनाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिन्हें हम श्वसन क्रिया के अंदर ग्रहण करते हैं। और इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि रात्रि के समय हमें यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और आप कभी पेड़ के नीचे सोकर देखो, आपको घुटन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे रात के समय श्वसन क्रिया करते हैं, जिसमें वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए रात्रि को पेड़ के नीचे सोने से मना किया जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण होती है
उसको रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, यानी कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। एक ताप घर, कांच घर टाइप के अंदर एक ऐसा बना देती है कि जो पृथ्वी का जो ताप है, जो भाई जो पार्थिव विकिरण है, वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, इनको रोक लेती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी है जीवन के लिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो सारी सारी ये जो ताप उसमें है ये पृथ्वी बाहर निकल जाएगी और रात्रि के समय हम जम सकते हैं, इतना न्यूनतम तापमान जा सकता है। लेकिन ये अगर सामान्य से अधिक हो जाती है तो वह फिर हमारे लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसकी मात्रा में अगर 1 डिग्री पॉइंट के अंदर भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे इसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कारखाने एवं वाहनों के धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कि वायुमंडल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, भूमंडलीय तापन कहेंगे। पृथ्वी का औसत तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव क्या हैं। तो देखो भाई, एक तो अगर पृथ्वी का औसत तापमान थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो एक तो ठंडे प्रदेशों के अंदर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघल जाएगी। जैसे हिमालय के अंदर जो बर्फ हिमालय पर्वत के ऊपर जमी हुई है वो एकदम से पिघलेगी, एकदम से पिघलेंगी तो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आएगी, ठीक है। और एकदम से समुद्र का जो भाई अपना जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल तटीय क्षेत्र हैं, वो डूब जाएंगे। और फिर उसके बाद में जब पूरी बर्फ खत्म हो जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएंगी, तो उसके बाद में मैदानी क्षेत्रों के अंदर बिल्कुल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखो, दो प्रकार की विकिरण होती हैं। सूर्य से पृथ्वी के ऊपर जो विकिरण आते हैं उनको हम कहेंगे सौर विकिरण। सौर विकिरण होते हैं लघु तरंगे, और उन उन सौर विकिरण से पृथ्वी तप्त हो जाती है और फिर पृथ्वी जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती है उन्हें कहते हैं हम पार्थिव विकिरण, और ये कहलाती है दीर्घ तरंगे। यानी कि सौर विकिरण, सूर्य से आने वाले जो विकिरण है वो लघु तरंगे, और पृथ्वी द्वारा विसरित जो भी तरंगे होते हैं पार्थिव विकिरण वो कहलाएंगे दीर्घ तरंगे। अब देखो, वायुमंडल किन तरंगों के लिए पारगम्य है। तो वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए तो पारगम्य है, और पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए ये अपारगम्य है। देखो भाई, सूर्य से जो किरणें आते हैं सौर विकिरण, उनके लिए वायुमंडल पारगम्य है, उनको पार करके आसानी से पृथ्वी के ऊपर आ जाती हैं। केवल ओजोन गैस है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, बाकी सारी किरणें आराम से आ जाती हैं। जबकि जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी छोड़ती है उनके लिए वायुमंडल अपारगम्य है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप से वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है। पृथ्वी यानी वायुमंडल के कारण पृथ्वी का औसत तापमान कितना बना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस, जो जीवमंडल के विकास का आधार है। अगर वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी का न्यूनतम तापमान बिल्कुल माइनस में चला जाएगा और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जलवाष्प, धूल के कण और ओजोन। ये मौसमी दशाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। और दूसरा, जलवाष्प और धूल के कण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धूल के कण के चारों ओर ही पानी की बूंदें इकट्ठी होती हैं, जो सारी वायुमंडलीय जो भी दशाएं हैं, जैसे भाई वर्षा, कोहरा, धुंध, ओलावृष्टि, सबके लिए यही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, शुद्ध हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 78-21 होता है, यानी लगभग 99%। लेकिन अगर पॉइंटों में बात करेंगे, 78.08 और 20.95 दोनों 99% से थोड़ा सा ऊपर बनेंगी। विभिन्न गैसों का मात्र 99% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ये जितनी भी गैसें हैं, जितनी भारी गैसें हैं, इन गैसों का 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% भाग पाया जाता है, उसके बाद में बहुत हल्की गैसें हो जाती हैं। और अगर धूलकण और इनकी साथ में जलवाष्प की बात की जाए तो इनका 90% भाग है वह 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, क्योंकि सारी मौसमी जो भी घटनाएं हैं वो क्षोमंडल में होती हैं और वहीं पर धूलकण और जलवाष्प पाए जाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78.08%। वायुमंडलीय गैसों के अंदर ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। और एक बात और, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति है वो वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है, नाइट्रोजन गैस। अब देखो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। ऑक्सीजन गैस है वो वस्तु को जलाने में सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायक है, और नाइट्रोजन है चूंकि यह बिल्कुल निष्क्रिय गैस है, ठीक है, और इसकी मात्रा वायुमंडल के अंदर 78.8% सर्वाधिक मात्रा है, तो यह कोई क्रिया नहीं करती। इस वजह से यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है, मतलब यह कोई क्रिया नहीं करती, लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण वस्तु तेजी से नहीं जल पाती हैं। अब नाइट्रोजन गैस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हम याद कर लेते हैं। रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, ठीक है। पौधों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये एक निष्क्रिय गैस है, और हम श्वसन के दौरान कुछ नाइट्रोजन फेफड़ों में ले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पेड़ पौधे हैं, ये सीधे नाइट्रोजन है, ये वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं,
बल्कि ये अपनी जड़ों के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ये गैस वायुदाब, पवन की तीव्रता, प्रकाश के परावर्तन को भी प्रभावित करती है और ये वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दोस्तों एक बात हमें कॉमन याद करनी है, जो ये तीन भारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई, 180, 120 की ऊंचाई तक ही ये पाई जाती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 20.95% होती है। ये सर्वाधिक सक्रिय गैस है। देखो भाई, नाइट्रोजन है वो बिल्कुल निष्क्रिय गैस है, जबकि ऑक्सीजन सर्वाधिक सक्रिय गैस है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य व पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु कोई भी हो, श्वसन क्रिया के अंदर वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। जबकि पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, और ये क्रिया दिन के समय की जाती है, जबकि पेड़ पौधे रात्रि के समय श्वसन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न हो गया, मनुष्य, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के अंदर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। देखो, मनुष्य और जंतु के लिए प्राणदायिनी गैस है, जल के निर्माण में सहायक है, क्योंकि H2O जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी कि ऑक्सीजन है वो जल के निर्माण में बहुत ही सहायक है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, कहीं पर 100 किलोमीटर, कहीं 120 किलोमीटर। एनसीईआरटी का फैक्ट है ये, एनसीईआरटी 11th का, कि 120 किलोमीटर की, यानी मैंने आपको बताया कि आप लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की याद रखो कि तीनों भारी गैसें हैं, ये इनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन के बिना ईंधन का जलना संभव नहीं है। ऑक्सीजन है ये वस्तु को जलाने में सहायक है, और समुद्री जीव जंतु हैं वो भी जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेकर ही जीवित रहते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आर्गन गैस है, ये अक्रिय गैस है, यह इसके अंदर बल्ब के अंदर काम में आती है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93%, यानी कि अगर परसेंट के हिसाब से ऊपर से देखा जाएगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78.08%, उसके बाद में आएगी ऑक्सीजन 20.95%, और उसके बाद में आएगी फिर अपनी ऑर्गन 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हम याद करते हैं। एक तो ये भारी गैस है, ठीक है। एक वायुमंडल में यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। सौर विकिरण के लिए पारगम्य है। देखो भाई, सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इसी की वजह से पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है। अगला, एक जितने भी जीवाश्म ईंधन है उनको जलाते हैं तो CO2 की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। जीवाश्म ईंधन के अंदर पेट्रोल, डीजल आ जाएगा, और देखो हर जगह ये उद्योग धंधे हो या फिर अपने परिवहन के साधनों, सब जगह पेट्रोलियम काम में आता है, तो इस वजह से CO2 की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, और यह गैस है ये वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। और ये वायुमंडल वह पृथ्वी के ताप को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर आवश्यक जो न्यूनतम तापमान है वो पाया जाता है। इसकी बढ़ती मात्रा से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। यह गैस पृथ्वी की निचली परतों में ही पाई जाती है, बिल्कुल सही है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों द्वारा ये काम में ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर, इसके अंदर इसकी मात्रा में कमी किए जाने के ऊपर सहमति व्यक्त की गई है, सहमति बनी है विभिन्न देशों के द्वारा। यानी ये याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन पर नियंत्रण से संबंधित है। जबकि आगे आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, वो मॉन्ट्रियल समझौता आएगा, वो 1987 में आएगा, इससे 10 साल पहले, वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण का रक्षा करती है? तो इसमें आ जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली जो घातक पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करके हमारी रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम ये जानेंगे कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं। देखो, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके कारण हमें त्वचा रोग वगैरह हो जाते हैं, त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो जेट वायुयानों से निकलने वाली जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो, और साथ में जितने शीतलक हैं, वस्तुओं को ठंडा करने में काम में आते हैं, जैसे फ्रीज हुआ, AC हुआ, इनसे उत्सर्जित होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन गैस को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रही है। आगे बढ़ते ओजोन गैस के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं हम। एक तो ये गैस 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो दोस्तों सारी गैसें मैंने आपको बता दिया कि महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये 100-125 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसकी सर्वाधिक मात्रा है ये 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। हल्के नीले रंग की गंधयुक्त गैस है। पैराबैंगनी किरणों के लिए छलनी का काम करती है, यानी कि उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर तापमान में वृद्धि और चरम रोग का खतरा उत्पन्न करती है। यानी दो नुकसान है, एक तो तापमान में वृद्धि, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, दूसरा चरम रोग का खतरा उत्पन्न होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 के अंदर है भाई। ये ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने पर इसके ऊपर सहमति बनी थी। तो
दो हमें याद करने हैं। क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1997 के अंदर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर नियंत्रण करने से संबंधित है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 के अंदर ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, कम टाइम के अंदर आपके फायदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कम टाइम के अंदर आपको जल्दी से जल्दी आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो और चीज़ें भी आपको स्पष्ट हो जाए माइंड के अंदर। अब अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0 से 4%। यानी कि जितना वायुमंडल है उसके अंदर 0 से 4% के बीच में जलवाष्प पाई जाती है। अधिकतम 4%, न्यूनतम है वो 0% भी हो सकती है। तो देखो, उष्ण आर्द्र जो प्रदेश होते हैं, उष्ण प्रदेश मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वर्ष भर और वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। तो उष्ण आर्द्र क्षेत्रों के अंदर जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है, 4% हाईएस्ट, ठीक है। जबकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं और जो बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अधिकतम जलवाष्प की मात्रा 1% होती है। दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में भी और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर भी जलवाष्प नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरे ध्रुवीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों के अंदर जलवाष्प की मात्रा न्यूनतम पाई जाती है। दूसरा तो एक मतलब तो ये समझ में आ गया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। ये बातें अपने को अच्छे से याद करनी है कि भूमध्य रेखा से और दोनों ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। और एक दूसरा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा कम होती हुई चली जाएगी। अगला प्रश्न है, जलवाष्प की मात्रा का लगभग आधा भाग कहाँ तक पाया जाता है? मात्र 2000 मीटर की ऊंचाई तक। यानी कि जितनी जलवाष्प वायुमंडल में है उसका आधा भाग 50% भाग है वो मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ग्रीन हाउस प्रभाव कौन उत्पन्न करता है? जलवाष्प। दोस्तों जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो पार्थिव विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, उनको अवशोषित कर लेती है। उसी प्रकार से जलवाष्प है ये भी ताप को अवशोषित करके और गर्म वायुमंडल को गर्म करती है, एक तरह का कंबल का कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा, यदि वायुमंडल में उपस्थित समस्त जलवाष्प को एक साथ पृथ्वी पर गिरा दिया जाए तो धरातल पर कितना ऊंचा जल इकट्ठा हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों एनसीईआरटी फैक्ट है, इनको थोड़ा सा अच्छे से इनको देख लो। अगला प्रश्न हमारा, जलवाष्प पर आधारित, एक सेकेंड, थोड़ी जल्दबाजी करते हैं ना तो उतना ही लेट हो जाता है। जलवाष्प जलवाष्प पर आधारित वायुमंडल की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? यानी कौन कौन सी क्रियाएं जो जलवाष्प के कारण घटित होती है? जलवाष्प के कारण होती है बादल, वर्षा, तुषार, हिमपात, ओला, ओस, ये सभी जलवाष्प पर ही आधारित है। यानी जलवाष्प के ही विभिन्न रूपों से ये चीजें बनती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग के दृश्य का निर्माण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी जो आपने हमारा धूलकण होते हैं, ये प्रकाश होता है उसको विभिन्न भागों के अंदर बिल्कुल बखेर देते हैं, तो लाल रंग हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें लाल रंग के दृश्य दिखाई देते हैं। धूलकण के चारों ओर जलवाष्प के संग्रहण को क्या कहते हैं? यानी धूलकण, देखो भाई जलवाष्प कहाँ बनेगी, उसको कोई आधार तो चाहिए ना उसको, तो धूलकण के चारों ओर जल की बूंद इकट्ठा होती है, तो धूलकण के चारों ओर जो जलवाष्प इकट्ठा होते हैं, संग्रहण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको एरोसोल कहेंगे। यानी सबसे छोटा रूप है वो एरोसोल होता है, धूलकण के चारों ओर जलवाष्प का जमा होना। धूलकण कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से क्षोमंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में धूलकणों की मात्रा होती है कम होती है? देखो भाई इनको ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्रुवीय और साथ में भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर विषुवतीय प्रदेश में धूलकण की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और जबकि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर धूल के कणों की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? देखो भाई, एक तो विषुवतीय प्रदेशों में धूल कणों की मात्रा इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से आसमान बिल्कुल, वायुमंडल बिल्कुल साफ होता है। और दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर बर्फ जमी होती है, तो वहाँ पर भी जितनी वहाँ पर जलवाष्प होती नहीं है, जलवाष्प होती है वो सारी बर्फ के रूप में जमा हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर भी धूलकण नहीं पाए जाते। सर्वाधिक धूलकण उपोष्ण व शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर। इस प्रकार से इसको हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, एक तो ये क्षेत्र हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी विषुवतीय प्रदेश, ठीक है। और एक ये हो गया दोनों ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पर धूलकण मात्रा कम पाई जाएगी, जबकि यहाँ पर उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, वहाँ पर सर्वाधिक धूलकण की मात्रा पाई जाती है। धूलकणों में क्या क्या शामिल होता है? तो धूलकण के अंदर सूक्ष्म मिट्टी, समुद्री नमक, राख, उल्कापिंडों के कण, धुआं, ज्वालामुखी की धूल, सभी प्रकार के धूलकण वगैरह हैं, ये धूलकणों में शामिल है। अगला है धूलकण अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो भाई, धूलकण की महत्वपूर्ण तथ्य, एक तो जलवायु की दृष्टि से इनका बहुत ज़्यादा महत्व है इनका, क्योंकि धूलकण के सहारे ही जलवाष्प के माध्यम से सारी मौसमी क्रियाएं होती हैं, वर्षा और ये अपना कोहरा, धुंध वगैरह। एक ये सौर विकिरण को आंशिक अवशोषण कर लेती हैं। सौर विकिरण जैसे आता है तो पृथ्वी के ऊपर ये पूरी सौर विकिरण नहीं आने देती हैं, धूल के कण है। देखो भाई एक चीज़ याद रखना,
करना, सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अपना पारगम्य है। लेकिन अगर धूलकण अगर ज़्यादा है तो धूलकण है वही केवल सौर विकिरण को थोड़ा सा अवशोषित करते हैं, बाकी सारा सौर विकिरण पृथ्वी के ऊपर आता है। धूलकण है ये सौर विकिरण का परावर्तन करते हैं, प्रकीर्णन भी करते हैं इसका। धूलकण कोहरा भी धूलकणों की उपस्थिति में बना धुंधी है, जैसे अपने धूम कोहरा जिसको बोलते हैं ना, तो जैसे अपना भाई अपने अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर जैसे हम कहते हैं धूम कोहरा, जैसे हम दिल्ली के अंदर अपना पोल्यूशन बढ़ता है उसका कारण है, तो ये भी धूलों की उपस्थिति में बना धुंधी होता है, धूलयुक्त कोहरा। धूलकण है ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ ही जलवाष्प संगठित होकर और मेघों का निर्माण करती है। हाँ तो दोस्तों ये अपना टॉपिक हो गया। हमने बहुत स्पीड से फास्ट तरीके से करने की कोशिश की है आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए, इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वायुमंडल का संगठन अपना है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो अपना रहेगा वायुमंडल की संरचना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।